सभी को मच्छिंद्र अभिषेक का सादर अभिवादन। मैं अध्यापक, छात्र एवं अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। पिछले साल से हम सभी कोरोना से प्रभावित हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी के मंगलमय आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। हमारे छात्र जो है उनकी एक आयु है शिक्षा की और उसके अनुसार यदि उसे शिक्षा मिल जाए तो निश्चित है कि उनका जीवन आगे जाकर स्थिर हो जाएगा। लेकिन ऐसे माहौल में शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आन पड़ा है कि कैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा नियोजन हम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम जो बच्चों की शिक्षा की आपूर्ति है वह पूरी कर पाएंगे। वर्ष 2021-22 हेतु आरंभ से ही ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान शासन की ओर से किया गया है और इसे आप भली भांति परिचित है। तो क्यों न हम बच्चों की शिक्षा हेतु उनके लिए कुछ करें। मैं खास तौर पर अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी एक अभिभावक हूँ। हम सभी जो काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो उनके लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो शिक्षा को लेकर, वो उन्हें देना बहुत ही आवश्यक है। और आज समय की मांग है। यदि पाठशालाएं लग जाती तो वहाँ पर यह समस्याएं कभी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद हम हार नहीं मानेंगे और बच्चों को उचित शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम सभी अध्यापक, आप सभी अभिभावकों के साथ हैं। इसमें अध्यापक वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहे हैं, 100% कोशिश कर रहे हैं। बात आती है अभिभावक और छात्रों की, क्योंकि छात्र जब तक कक्षा में होते हैं सामने तो वहाँ पर हम पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अभी बच्चे आपके हाथ में हैं, तो पूरे दिन में आपका वैयक्तिक काम होगा। आप बाहर जाएंगे, बच्चे घर में रहेंगे, जो भी पाठशाला की ओर से जो भी मैसेज आते हैं वह देखना, उन्हें बच्चों तक पहुंचाना, ऐसी कई समस्याएं हैं। लेकिन समस्याओं से भागना यह भी सही नहीं है। तो चलिए कुछ समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर आते हैं। सबसे पहली बात है कि आज ये ऑनलाइन शिक्षा होने के कारण सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन का होना आवश्यक है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो 75% अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। 20-25% बच्चे हैं कि जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो 75% छात्र है या उनके अभिभावक है, वो बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है कि जो इसमें आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि जिनके लिए आप काम कर रहे हो, यदि उनके लिए हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सिर्फ जीवन जीने का कुछ अर्थ नहीं है। तो शिक्षा उचित समय पर होना बहुत आवश्यक है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जो समय की मांग है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। ज़्यादातर स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं और जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसमें जिनके नंबर दिखाई देते हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, यह 100% सच है। इसका मतलब उन बच्चों तक पाठशाला की ओर से आने वाले हर एक मैसेज पहुंचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी न कभी आप व्हाट्सएप देखेंगे और उसमें से मैसेज देख सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नेटवर्क में आने के बाद आप देखेंगे। तो जो भी वहां पर आया हुआ है वो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है कि चाहे गूगल मीट हो या जूम हो या किसी अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से जब कक्षाएं लगती है तो उस वक्त बच्चों के पास वो मोबाइल होना आवश्यक है। अभिभावक कहते हैं कि हमारे पास एक ही एंड्रॉयड मोबाइल है, सही है, लेकिन उसका उपयोग हम यदि बच्चों के लिए न करके सिर्फ अपने लिए करेंगे तो कितना उचित है। बच्चों की शिक्षा के लिए हमें करने की आवश्यकता है। कुछ अभिभावक घर से बाहर रहते हैं
और मोबाइल घर पर नहीं छोड़ सकते, ऐसी भी समस्याएं हैं। लेकिन तकनीक इतनी आगे गई है कि हम हर एक एप्लीकेशन को लॉक डाल सकते हैं और जो रखना है वही ओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और वो पासवर्ड अपने पास रखे। अभिभावक ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित है कि बच्चों के हाथ में जब मोबाइल जाएगा तो वो और कुछ नहीं कर पाएंगे, वही एप्लीकेशन ओपन करेंगे जो आप सुविधा देंगे। तो क्यों न हम जहाँ से शिक्षा आप तक पहुँच रही है उन्हीं एप्लीकेशन को ओपन रखें और उसके बाद बच्चों के हाथ में वो मोबाइल दें। रही बात दूसरी कि अब अभिभावक क्या करें, उनके पास फोन नहीं है, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि व्यावसायिक अभिभावक छोड़कर अन्य जो अभिभावक है उनके मोबाइल पर फोन आना और जाना उतना ही काम का होता है। तो फिर क्यों न हम छोटा सा एक सादा मोबाइल ले लें और उसमें कोई दूसरा नंबर लेकर उस एंड्रॉयड फ़ोन पर जो नंबर है उसके सभी कॉल आप डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब वही नंबर रहेगा और यहाँ पर आपको कॉल मिल जाएगा। मुसीबत आती है तो उसका समाधान भी लेकर आती है, तो क्यों ना हम इस प्रकार से काम करें। और शाम को आने के बाद आप तो बाकी सब कुछ देख ही सकते हैं। यह सब कुछ कहने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि जो बच्चों को स्कूल की ओर से जानकारी दी जा रही है उसका समय पर काम हो और उसके माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करने की बात हो या अन्य कोई भी बात हो या उनसे विचारों का आदान प्रदान करना हो तो हम समय पर कर सकते हैं। तो यह बातें मुझे आपसे कुछ शेयर करनी थी। दूसरी बात है कि पिछले साल परीक्षाएं अध्यापकों ने ऑनलाइन के माध्यम से ली है। बहुत सारे अभिभावक या पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की परीक्षा नहीं हुई है, वो सीधा अगले क्लास में जाएंगे। लेकिन जब वो अगले क्लास में जाएंगे तो जो पूरे साल में ऑनलाइन के माध्यम से उनके द्वारा लिखित हो, मौखिक हो, जो भी लिया गया है उसके आधार पर मूल्यांकन होगा। और मुझे एक बात बता दीजिए कि यदि हम सोचेंगे कि ठीक है अभी आरटीई के एक्ट के अनुसार बच्चों को फेल नहीं करना है, 8वीं तक आगे बढ़ाना है, लेकिन जो शिक्षा कक्षा पहली में लेनी चाहिए, दूसरी में लेनी चाहिए, उसी वक्त यदि नहीं मिलेगी और फिर बाद में हम कहेंगे कि इसे कुछ नहीं आता, तो ये कैसे चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक वो पूरी शिक्षा चली जाए। और आजकल दूरदर्शन है, अलग अलग प्रकार के माध्यम है, उसके माध्यम से भी शिक्षा के विभिन्न स्रोत जो है वो उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही, अभी समय नहीं गया है, अभी बस 2 दिन शुरू हुए और ऑनलाइन शिक्षाएं अभी शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा जो भी आपको होमवर्क हो या जो भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो, कुछ वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं, कुछ ऑडियोज भेजे जा रहे हैं, वो बच्चों तक पहुंचाए। कम से कम शाम के वक्त, यदि ऑनलाइन में अटेंड नहीं कर पाते तो शाम के वक्त 1 घंटा निकालकर उसमें क्या क्या आया हुआ है उस बच्चे के क्लास के ग्रुप पर, तो वो बच्चों को बताए, दिखाए। इतना तो हम कर सकते हैं। निश्चित है यह यदि प्रतिदिन होता रहेगा तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। रही बात कि जिनके पास वह सुविधाएं नहीं है, तो उनका जो है वो पता चलता है कि यदि वो व्हाट्सएप पर नहीं है, इसका अर्थ उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो उनके लिए स्कूल हर एक तरह से प्रयास कर रहा है कि जब ऑफलाइन आएंगे तो शुरुआत से उनके लिए मार्गदर्शन करेंगे या ऑडियो वीडियो की लिंक आपको शेयर करेंगे, लेकिन अपने साधारण मोबाइल में नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि पड़ोस में कोई मित्र है, किसी से हम विनती करते हैं, तो निश्चित है कि शिक्षा को लेकर कोई असहकार्य नहीं करेगा, सभी सहकार्य करेंगे। तो यह सोचने की आवश्यकता है। बस सकारात्मक सोच रखिए और अध्यापकों को, पाठशालाओं को, और महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए हम सभी लड़ते हैं, जिसके लिए खटते हैं, काम करते हैं, वह बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी मदद करें। मूल्यमापन जो है वह समय समय पर होता रहेगा। स्कूल की ओर से जिस प्रकार से मैसेज आते रहेंगे उसमें वह सूचित किया जाएगा हर एक विषय का। तो वो मूल्यमापन जो है उसके अनुसार बच्चे में अपडेटेशन हो जाएगा। आप
10वीं में जाने के बाद कोई कह नहीं सकता कि जाकर पहली कक्षा में बैठो या दूसरी कक्षा में बैठो, वो संभव नहीं है। तो समय पर रहकर यदि हम करेंगे तो निश्चित है कि बच्चों तक उनकी शिक्षा और उनका जो अधिकार है वह पहुंच जाएगा। मूल्यमापन की मैं बात यहाँ पर आवश्यक रखना चाहता हूँ कि जो मूल्यमापन पद्धति आई है उसमें जो अंतर्गत मूल्यमापन है, जहाँ पर स्कूल की ओर से विभिन्न गतिविधियाँ होती है, बच्चे पूरे करते हैं, तो उसके माध्यम से उनका अंकदान होता है। इसमें कक्षा पहली और दूसरी के लिए 70 अंकों का अंकदान है। तो अंतर्गत मूल्यमापन में क्या क्या आता है, तो जैसे ऑनलाइन कक्षा है तो मौखिक रूप से जो भी सवाल पूछे जाते हैं या और कुछ चर्चा होती है उसके आधार पर दिए जाते हैं। यहाँ पर यदि सूचना दी जाती है कि कुछ आपको बताना है तो वो ऑडियो के रूप में आप रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, तो वह हम तक पहुँच जाएगा। तो वो इंटरनल ओरल जो है अंतर्गत मूल्यमापन का, तो वहाँ पर हो जाएगा। प्रयोग प्रैक्टिकल, वहाँ पर आप प्रत्यक्ष यदि जो साधारण जो है जहाँ पर आप कर सकते हैं, उपलब्ध साधन सुविधा है उसके अनुसार अध्यापक आपको बताएंगे, तो वो वहाँ पर करके उसके फोटोज भेज सकते हैं, उसके वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, तो प्रयोग और प्रैक्टिकल का हो जाएगा वो। फिर एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ आपको दी जाएगी तो उसके अनुसार आप वहाँ पर घर बैठे बैठे कर सकते हैं, तो उसकी तस्वीरें भेज सकते हैं, उसकी लिखित सामग्री सूचना के अनुसार भेज सकते हैं, तो वो एक्टिविटी उपक्रम भी आपके हमारे पास आ जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट की बात है, वही है कि आप वहाँ पर कर सकते हैं, कैसे किया वो लिखित तौर पर वीडियो के रूप में और फोटोकॉपी भेज सकते हैं। सोर्स है, हम थोड़ा सा हम सभी को उस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। फिर क्लास वर्क है, जो नोटबुक में हर दिन कोई लेसन पढ़ाया जाएगा या कुछ जानकारी दी जाएगी, वीडियो होगा लेसन का, तो जब मिल जाएगा तो उसे देखकर उसके ऊपर जो कुछ सवाल वगैरह दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, वह अपनी नोटबुक में लिखना आवश्यक है। वह फिर बाद में उसकी फोटोकॉपी समय पर जब भी मांगी जाएगी तो भेजने की आवश्यकता है। तो फिर बाद में एक साथ करने से अच्छा है कि शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो निश्चित है कि उसका पूरा काम हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें, और इसके अलावा लिखित जो है यूनिट टेस्ट हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो, प्रथम सत्र हो, द्वितीय सत्रांत हो, मौखिक परीक्षा हो, तो लिखित परीक्षा के लिए भी सोर्स है। जैसे समय देने के बाद प्रश्न पत्र आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा या ऑनलाइन प्रश्न पत्र निकाला जाएगा, वह भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो वह भी हम ले सकते हैं। तो वहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण रख के यदि हम ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित है कि आपका बच्चा सीख रहा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन आप खुद भी करेंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि अध्यापकों ने तो अपनी भूमिका निभाई, शायद हो सकता है कि बच्चे आगे जाकर अभिभावकों को ब्लेम करें। तो ऐसा न हो कि अरे हमें उस समय यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से हमारा वो रह गया, यह कारण है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर उसका समाधान निकालेंगे तो निश्चित है कि हम बच्चों को उचित शिक्षा देने में सफल होंगे और भविष्य के भारत के अच्छे नागरिक बनाने में उन्हें सहायता करेंगे। तो आइए, शुरू हो रही ऑनलाइन शिक्षा को हम स्वीकार करते हुए, समय की मांग के अनुसार स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। पाठशाला को, अध्यापकों को, छात्रों को सहयोग करें और उनका जीवन, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को स्वस्थ जीवन एवं आनंददायी जीवन की कामना करता हूं और यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।